paper solving session. Welcome to the previous paper solving session everybody. कैसे हैं बच्चे आप लोग? ऑल ओके, सब बढ़िया है. सभी को वेलकम है. अनुराज, पारिंद, रौनक, सुमित, जियाल, मनोज सिंह, एवरीवन वेलकम टू दी सेशन. जो लोग पोर्टल में हैं उनके साथ मैं चैट में भी आ रहा हूं. लेट मी ओपन दी चैट. चलो इतना हार्श नहीं होऊंगा मैं कि वहां ना हूं. सबके साथ मैं चैट में आ रहा हूं. तो फटाफट फटाफट बच्चों कोर्सेस में आते हैं हम लोग. चलिए बच्चों, एवरीवन प्लीज़ फटाफट फटाफट जहां जिसको शेयर करके इन्फॉर्मेशन देनी है तुरंत दे दीजिए, ताकि वो फटाफट हमारे साथ लाइव सेशन में सॉल्व कर ले. लाइव सेशन में अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो टाइम है वो कम लगता है एज कंपेयर टू योर रिकॉर्डिंग सेशन में. ठीक है, और साथ साथ आप जल्दी कर भी पाते हैं. चलिए बच्चों, तो यहाँ पे वेरी वेलकम बच्चों. वेलकम एवरीबॉडी. सभी जगह मुझे सभी लोग देख पा रहे हैं सभी सेशन में. कोई बात नहीं बच्चों, जो इसका जैसा एग्जाम है, देखो जैसा एग्जाम है वो पहली प्रेफरेंस है. आप एग्जाम के बाद करें क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है. बस जब भी है अपने प्रॉपर जिसका जैसा यूज है वैसा क्लास करें. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के. जैसा मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो नए हैं उसमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में, उनको मैं बता दूं कि वो जो है, हाँ आज ऐप में अभी पता नहीं क्यों चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है बच्चों. कुछ मेरे से शायद हो सकता है कुछ सेटिंग में गलत क्लिक हो गया है. तो जिन लोगों को चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है ऐप में, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल यूट्यूब में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. जिसको चैट है यूट्यूब में भी देख सकते हैं. मैंने अभी दोनों ही चैट ओपन करी हुई है. ठीक है, बाकी ऐप में भी आपको सेशन पूरा दिखेगा, बस अभी चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है ऐप में. वो ऑप्शन आता है उसमें चैट बॉक्स ऑन रखने का, शायद हो सकता है मुझसे ऑफ ना हो गया हो, तो मे बी ऐसा हो सकता है. तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में आ जाए तुरंत फटाफट सारे. ठीक है ना भाई. पोर्टल में मेरा कहने का मतलब ये था कि पोर्टल में सबका होना बहुत जरूरी है, सो दैट जो है हमारे पास डिपेंडेंसी रहे बनी हुई सबके. ठीक है ना, तो पोर्टल में सभी लोग रजिस्टर्ड हो जाएं. जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, www.makeiteasyhub.com नाम से हमारा पोर्टल है, जो आप देख सकते हैं. यहाँ पे फ्री क्लासेस में आपको सॉल्व प्रीवियस पेपर सेशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है NPCIL का सेशन जो अभी करंट चल रहा है. ठीक है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. क्लियर है. इसमें साथ साथ चैट बॉक्स भी दिखाई देता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है आज. ठीक है, तो ये इस तरह से आप सेशन अटेंड कर सकते हैं बच्चों सारे. तो जो लोग इस पोर्टल में नए हैं वो इस पोर्टल को रजिस्टर्ड जरूर कर लें, बिकॉज वी नीड और रजिस्ट्रेशन, जिसके वजह से कि आगे जाके हम लोग एक अच्छी पावर बन सकते हैं. और प्लीज जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है वो इसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें कि मैक्सिमम बच्चों तक इस पोर्टल की इन्फॉर्मेशन पहुंचाए बच्चों. ठीक है ना, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होगा. अब वो टाइम देखो, मैंने आपको कहा था जून तक सेटल होना है, तो जून नजदीक आ रहा है, और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि मैं कुछ बड़ा काम क्रिएट करके दूं. तो मैंने आपको कहा था कि बड़ा काम तभी क्रिएट होगा जब इसके पीछे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे. तो ज़रूरी है कि मोर देन आप 10,000 रजिस्ट्रेशन किसी तरह से पहुंचाएं. अभी हम सिर्फ 5,000 रजिस्ट्रेशन में हैं, तो प्लीज़ लोगों को रजिस्टर्ड करवाएं इस पोर्टल पे. ठीक है ना, जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ होंगे उतना बेटर हम लोग जो है आगे चीज़ें कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट ले पाएंगे मार्केट से. चलिए बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा सेशन पे. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. जो जब अटेंड करे कोई समस्या नहीं है बच्चों, लेकिन करें सभी लोग. तो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. तो ठीक है, फिर लाइव की चैट ऑन कर लेते हैं फिलहाल आज. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करें बच्चों मेरे साथ. क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे. मैं फिर से बता दूं, NPCIL मैकेनिकल का 7 नवंबर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का. ठीक है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस पहले किए थे, क्योंकि 120 टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चंस हमने कल किए थे और 60 क्वेश्चंस हम
आज कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट सभी लोग आंसर करें, बहुत तेजी से करें आंसर, ठीक है। जितना आसान क्वेश्चन, देखें कितनी अच्छी एक्यूरेसी आप लोग की है। और जब भी ये वीडियो अपलोड होता है बच्चों, कल कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया था, तो प्लीज लोगों को बताना जरूरी है कि हम लोग कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए क्या करा करो, जब भी ये यूट्यूब में वीडियो अपलोड होता है, यूट्यूब में कह रहा हूं, तो यूट्यूब में चाहे आप सेशन को पोर्टल में ही क्यों ना अटेंड करें, लेकिन यूट्यूब में कमेंट में जाके अपने मार्क्स जरूर लिखें। मतलब जो भी मेरे साथ सेशन कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 60 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से आपके कितने सही हुए हैं उसे प्योर ऑनेस्टी के साथ अपने कमेंट में जरूर लिखें नीचे वीडियो के नीचे कि इस सेशन में मेरे इतने मार्क्स आए। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। ऐसा जरूर करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। हार्टंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर या ऑल ऑफ द अबव। तो यू ऑल नो दैट बच्चों की सभी गवर्नर यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है। अ स्टेडी रेस्ट इज यूज्ड फॉर। स्टेडी रेस्ट बच्चों सबको पता है स्टेडी रेस्ट काहे के लिए होता है। हम स्टेडी रेस्ट हमारा क्या होता है कि जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे लेथ वगैरह में, उसको वो करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स क्या होती है इधर उधर वर्ल्ड कर सकती है भाई, घूमेंगी, इसमें मैं टूल का फोर्स लगाऊंगा तो टूल का अगर फोर्स लगेगा तो जिससे क्या हो सकता है, ये बकल कर सकती है, इधर उधर क्या हो सकती है, लेटरल डायमेंशन में ऐसे इधर उधर वर्ल्ड कर सकती है। तो जरूरी होता है कि इसको पकड़ना प्रॉपर बीच में एक सपोर्ट से, तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी रेस्ट। तो स्टेडी रेस्ट किस लिए यूज होता है, फॉर लॉन्ग जॉब्स। स्टेडी रेस्ट इज यूज फॉर लॉन्ग जॉब्स। क्लियर है बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा ये चीज, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रॉपर्टी विच मेक्स द मोल्डिंग सैंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। द प्रॉपर्टी विच मेक्स द मोल्डिंग सैंड कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर। वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों मोल्डिंग सैंड की जो उसे हाई टेम्परेचर पे टिकने की शक्ति देती है कि वो हाई टेम्परेचर पे टिकी रहे। तो ऑब्वियस ही बात है, रिफ्रैक्टिवनेस, पोरोसिटी, कोहेसिवनेस, प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे बाकी की प्रॉपर्टी आप हटा दोगे आराम से कि प्लास्टिसिटी का कोई रोल नहीं है हाई टेम्परेचर से, ना ही कोहेसिवनेस का और ना ही पोरोसिटी का। रिफ्रैक्टिवनेस एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो किसी भी चीज को एक क्षमता देती है उसको हाई टेम्परेचर में टिके रहने की। क्लियर है, समझ आएगी बच्चे बात। देखो आज बच्चे हो गए 53, मैंने क्या बोला था, अब तो आपका नेचर मैं भी समझता हूँ बच्चों कि पहला दिन कुछ भी सीरीज स्टार्ट करो, उसका पहला लेक्चर लो तो उसमें सीधा बच्चे रिकॉर्ड तोड़ के 150, 200, 250 पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सेकंड सेशन में कंटिन्यूटी बनाने का टाइम आता है, बच्चे सीधा 1/3 हो जाते हैं। पता नहीं क्या ये है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि 99% पीपल जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं उनमें से, मैं भी हूं और आप भी हैं, ठीक है। जो इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं वो सब हैं, ठीक है। जो एक दिन पूरी फूफा में आते हैं कि बढ़िया कर रहे हैं सर, ये ऐसा मैं भी करूंगा, वेरी गुड, ये वो सो, और नेक्स्ट डे सीधा सीधा 1/3 हो जाते हैं। 100 के 100 बच्चे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए अनसक्सेसफुल होने का सबसे मेन रीजन यही है कि हम किसी भी चीज को कंटिन्यूएशन में नहीं रख पाते हैं, ठीक है। लैमिनेटेड स्प्रिंग्स आर जनरली, लैमिनेटेड स्प्रिंग्स जो होते हैं वो जनरली बच्चों क्या होते हैं, तो लैमिनेटेड स्प्रिंग्स आप जानते हैं कि लैमिनेटेड स्प्रिंग्स हम लोग यूज करते हैं लाइक योर स्प्रिंग। तो ऐसे लैमिनेटेड लीव स्प्रिंग टाइप जो हम यूज करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सेंटर पे लोड होते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पे आता है ये, तो याद रखिएगा बच्चों। वो मेनली हमारे क्या होते हैं, सेंटर पे लोडेड होते हैं और साइड से जो है वो सपोर्टेड होते हैं। साइड से जो है वो सपोर्टेड होते हैं और सेंटर पे उनके लोड होता है। तो लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड एट द एंड्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ बच्चों मैंने बताया अभी आज चैट बॉक्स का वो फंक्शन स्टार्टिंग में ऑन करना होता है, वो मैं ऑन करना रह गया। तो प्लीज आप लोग सभी लोग जो है वो पोर्टल में से यूट्यूब में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में मैं अभी सबके कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब में आप आ सकते हैं क्योंकि उधर मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है आज, वो मेरी वजह से बंद रह गया होगा क्योंकि मैंने ही बंद कर दिया किसी तरह से गलती से। वो स्टार्टिंग में सेटिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है तो वहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो अब मेरी मिस्टेक है। तो आप लोग जो है यूट्यूब में आ जाइए, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश इज यूज फॉर शार्पनिंग ऑफ सर्कुलर और बैंड सॉस। तो बच्चों सर्कुलर और बैंड सॉस हमारी किस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना, सर्कुलर और बैंड सॉस हमारी जो होती हैं वो इस तरह की होती है हमारी, समझ रहे ना। तो ऐसी सर्कुलर और बैंड सॉस जो होती है उसको शार्पनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसको शार्पनिंग करने के लिए हम लोग बच्चों एक सॉसर व्हील यूज करते हैं। इस तरह का सॉसर व्हील होता है जिससे हम शार्प करते हैं इसे, तो दैट इज अ सॉसर व्हील। दैट इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू, एक तरह का नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। आइडियल मशीन में आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, मतलब आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट क्या होगा। तो ऑब्वियसली बच्चे आइडियल मशीन वही कहलाएगी जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। तो 100% होने के लिए आउटपुट इनपुट के बराबर होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल। तो इस तरह से इसको आंसर हम कर सकते हैं, समझ रहे ना बात, बिना किसी दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज। तो ये थोड़ा सा जीएस टाइप क्वेश्चन हो गया कि डायनामाइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका क्या होता है। तो याद रखिए बच्चों, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, सल्फर एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका याद रखना है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि कभी भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है और कहीं नहीं भी आ सकता। तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन। तो उम्मीद है मुझे काफी लोग इसका सही आंसर देंगे क्योंकि जीएस आप लोग का मुझसे बेहतर होगा। सिरेमिक टूल इंसर्ट्स आर फिक्स्ड इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई जगह हमने टेस्ट सीरीज में भी इसको दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ी एक गुड न्यूज़ है बच्चों कि हमारे कुछ बच्चे जो लास्ट ईयर के थे 2018 वाले एसएससी में, उनका जिसका सब्जेक्टिव का रिजल्ट अभी आया है उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो वी अगेन जो भी सीट्स अवेलेबल थी, हम जानते हैं कि बहुत कम सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन उस कम सीट्स में भी मेरे को ये अच्छी बात लगती है कि ऑल ओवर इंडिया की इतनी कम सीट्स में भी अगर हमारा बच्चा निकाल ले रहा है मतलब हम लोग बिल्कुल करेक्ट पाथ में है। वैकेंसी अगर ज़्यादा आए तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी, ठीक है ना, कि हमारा जो बच्चा है उसका रिजल्ट मैंने सुबह ही लिखा है और जल्द ही मैं उनके साथ लाइव भी आऊँगा। तो बच्चे ने कहा है कि सर मैं ज्वाइन करते ही जो है लाइव आऊँगा, अभी बस वो डिपार्टमेंट वगैरह ज्वाइन करने का वेट करेगा। तो एक बार क्योंकि बिना मेडिकल के बच्चे को भी लगता है कि जब तक ज्वाइन ना करूँ तब तक पता नहीं किस बात से बाहर निकाल दें, कुछ हो जाए, तो उस डर से बच्चा नहीं आना चाह रहा था तब से पहले। बट जैसे ही वो होता है उसके बाद, हाँ आनंद, और ये मैं बता दूं बच्चों, आनंद को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। उसके लगभग 300 कुछ मार्क्स हैं, 350 अबव मार्क्स हैं उसके, 348 अबव मार्क्स हैं उसके 500 में से, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं उसके सब्जेक्टिव में। और उसका भी एक्सपीरियंस यही है कि सर ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल था निकालना, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ही था, सब्जेक्टिव उसका भी बहुत आसानी से निकल गया बिना किसी दिक्कत के। जैसा मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव के लिए बहुत एक्सटर्नल कुछ मेहनत नहीं करनी है। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो उसने भी, उसका भी रेस्पॉन्स, अभी तो मैं उसका बताया हुआ रेस्पॉन्स आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में उसके साथ मैं लाइव आ जाऊंगा तो तब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। और आनंद के मैं आपको मार्क्स भी बता सकता हूँ यहाँ पे, खैर वो टेबल अभी यहाँ पे नहीं है, बट आनंद जो बच्चा है वो सब्जेक्टिव उसने निकाला है, बट वो ऐसे ही नहीं निकाला है। अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज फॉलो अप करेंगे तो उसको थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज वो टॉप 10 में रहा है, हमेशा ही मेहनती, ठीक है ना। तो वो इसको कॉन्ग्रेचुलेशन है उसको, बहुत अच्छा कि कहीं ना कहीं उसको हमारी उसने प्रेजेंस को शो किया है इतनी कम वैकेंसीज में भी, ठीक है ना। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, मतलब इतना सही लगता है कि कुछ भी करके बच्चा अगर निकाल दे रहा है किसी भी तरह। और ये पहली बार नहीं है बच्चों, हम उत्तराखंड में 7-8 वैकेंसीज में भी हमारे 4-4 5-5 बच्चे निकले हैं। तो ये अपने आप में बहुत मेन चीज़ यही मुझे लगता है कि बस मौका मिलने की देर है, अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है। बच्चे इतने अच्छे और इतने सही बच्चे हैं मेरे पास, मतलब मैं बच्चों की तरफ से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं। दे ऑल आर वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। बस अपॉर्चुनिटी आती है तो दे विल ईजली क्रैश दी पेपर। तो पेपर क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। बस वही है कि अगर अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती रहनी चाहिए तो मुझे लगता है सभी बच्चे पेपर निकाल लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ धीरज सिंह, आपका कल डाउट था वो लेट हो गया, जा जाते हैं वो मैसेज में डिस्कस नहीं हुआ, प्लीज आप लिख दीजिएगा मैसेज, बता दूंगा मैं आपको। सिरेमिक टूल इंसर्ट्स आर फिक्स्ड टू द टूल होल्डर। तो बच्चों सभी को पता है। यहाँ पे डी आंसर क्यों कर रहे हैं आप लोग, अच्छा पुराने आंसर क्वेश्चन का कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है सिरेमिक टूल इंसर्ट, तो याद रखिए सिरेमिक टूल की जो टिप्स होती हैं वो हम लोग किससे इंसर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा वो हम ब्रेजिंग से की जाती है, ठीक है ना। तो ब्रेजिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है यहाँ पे सिरेमिक टूल को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दैट इज एन इम्पॉर्टेंट। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड surface, the center of pressure on an immersed surface is at the center of gravity, above the center of gravity, below the center of gravity, depends on the viscosity of fluid. So center of pressure on an immersed surface is always below the center of gravity. So C will be the correct answer. What is the full form of RIE in etching technique? etching technique में बच्चों RIE की full form क्या होती है? तो ये ईचिंग आपको पता है, ईचिंग टेक्निक हमारी होती है यूज बच्चों, ठीक है ना, जिसमें एक तरह से हम केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और उससे रिमूवल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो RIE का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। तो याद रखिएगा रिएक्टिव आयन ईचिंग, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव आयन ईचिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ RIE। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना बंद मत करो बच्चों, आंसर देते रहो जल्दी जल्दी, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट 300 केल्विन, ये थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है बच्चों, याद रह जाए, किसी को बहुत अच्छा नहीं याद रहा है तो डोंट टेक एनी रिस्क, आप सीधा क्रॉस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है। चैट भी कुछ रुक रुक के आ रही है आज, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लग रहा है आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होती है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पे से आंसर आपको टिक करना है, तो दैट इज ऑलवेज अबव 300, तो 386 वाट पर मीटर केल्विन के हिसाब से आप आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। डैश इज एन एरर ड्यू टू एन इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकल ग्रूव। अब ये कुछ मेजरमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। एनपीसीएल में ऐसे टोटल क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 ही क्वेश्चन है जो थोड़े टफ हैं, और मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 क्वेश्चन कम करने से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए डोंट टेक एनी रिस्क। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि हेलिकल ग्रूव ऑन अ सिलेंड्रिकल सर्फेस, किसी सिलेंड्रिकल सर्फेस में अगर हेलिकल ग्रूव क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकल ग्रूव को अगर हमारा होता है तो उसके लिए कौन सा एरर यूज होता है बच्चों। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको पता है हेलिक्स किस तरह का फॉर्म होता है, इस तरह के फॉर्म को हम हेलिक्स बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसा, ये हमारा हेलिक्स एंगल होता है, जैसा आप स्क्रू में जैक में भी पढ़ते हैं, ये हमारा पिच कहलाता है ना, दैट इज योर पिच, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, अगर हमारा डी मान लीजिए मीन डाया जिसे बोलते हैं, दैट इज पाई डी, है ना, ये हमारा पाई डी कहलाता है, ठीक है ना, मीन डाया, दैट इज अ मीन डाया, ठीक है, समझ आ रही बात। और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हेलिक्स थ्रेड कहलाता है, दिस इज अवर थ्रेड, ठीक है ना, ये हमारा थ्रेड कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो ये हमारा मेन थ्रेड है जो हमने बनाया, दैट इज कॉल्ड ट्रू थ्रेड, जो हमारा ट्रू थ्रेड है वो मेन ये है, ठीक है। और जो हम चेक करते हैं एरर, वो इससे चेक करते हैं, इसके आसपास कुछ इस तरह का एरर हम देखते हैं कि डेविएशन आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में स्क्रू जो थ्रेड बनाता है उससे थोड़ा वेरी करता है जो एक्चुअल थ्रेड बनता है। तो इस वेरिएशन के साथ हम लोग देखते हुए चलते हैं ये थ्रेड, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एरर। देखिए अब इसी से हम एरर मेजर करेंगे कि कितना एरर है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रंकन थ्रेड, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रंकन थ्रेड। तो इसीलिए जो इरेगुलरिटी इन दी हेलिकल ग्रूव देखी जाती है वो किस एरर के थ्रू देखी जाती है, ड्रंकन एरर के थ्रू, ठीक है ना, दैट विल बी मेजर्ड थ्रू ड्रंकन एरर। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा दैट इज योर ड्रंकन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव एरर, पीरियोडिक एरर, और ये जो हमारे ऑप्शंस हैं बच्चों, तो याद रखिएगा हमारा प्रोग्रेसिव, पीरियोडिक, ये सब पिच एरर कहलाते हैं, दीज ऑल आर पिच एरर, ये पिच एरर होते हैं, और ये हमारा थ्रेड एरर होता है, ड्रंकन एरर। क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ पे एरर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। नाउ व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन परलिटिक और यूटेक्टॉइड स्टील्स, परलिटिक और यूटेक्टॉइल स्टील। सोम का बच्चों मैंने तो वैसे क्लोज कर दिया है सोम का आपका पोर्टल, ठीक है ना, क्योंकि सोम ऐसा है कि मैं बार बार नहीं ले सकता सोम, इस बार लास्ट बार हो रहा है ये सोम। मैं अभी आपको सेपरेट वीडियो में भी ये मैसेज सबको पहुंचा दूंगा कि जो सब्जेक्ट सबसे फेवरेट होता है वो बार बार नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें आदमी डिलीवर जो है अपना 100% करना चाहता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, सोम को एक मौका और हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है।
व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन परलिटिक और यूटेक्टॉइड स्टील्स? ठीक है, तो यूटेक्टॉइड स्टील, तो बच्चों आप सभी को पता है, ग्राफ कल हमने बना के भी देखा था और क्वेश्चन में, तो ये हमारा यूटेक्टॉइड होता है और यहाँ पे हमारा 0.8 जो है वो कार्बन परसेंटेज होता है। तो यूटेक्टॉइड स्टील में हमारा कार्बन परसेंटेज क्या होता है? 0.83। सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि सभी लोगों का मैक्सिमम सही है। What are the methods used for evaluating the surface finish? सरफेस फिनिश को मेजर करने का, हमारा इवेल्युएट करने का हमारा कौन सा मेथड है बच्चों? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीक टू वैली हाइट मेथड इज दी मेथड, एवरेज रफनेस मेथड या फॉर्म फैक्टर मेथड। तो सभी मेथड जो है वो हमारे सरफेस फिनिश को ही इवेल्युएट करने के मेथड हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑल ऑफ दी ऑप्शंस रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इन न्यूटन्स। तो बच्चों यहाँ से आसान क्या होगा? 1 न्यूटन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 1 न्यूटन की वैल्यू किसको नहीं पता? जिसको नहीं पता उसे कुछ नहीं पता, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Which of the following mechanism is formed when the links of a mechanism lie in different planes? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इसने अभी ये 60 जो हमने लास्ट 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं 5-6 अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर ये रिपीट होते हैं फर्दर किसी एग्जाम में तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तो सारी बुक्स देख रहा हूँ ना, तो बहुत सारी बुक्स अगर आप देखते भी हैं तो भी आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मुझे मिले हैं जो जनरली हर बुक में नहीं है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि ये मैंने रिपीट कहीं नहीं देखा है। ठीक है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड व्हेन द लिंक्स ऑफ द मैकेनिज्म लाइन डिफरेंट प्लेन। अगर देखिए हम अभी तक जितने भी मैकेनिज्म हम बनाते हैं वो सब एक ही प्लेन में बनाते हैं, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैकेनिज्म के जो लिंक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाए करते हैं, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज योर स्पेशियल मैकेनिज्म। ठीक है ना, स्पेशल मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नाम दिया है, दैट इज योर स्पेशियल मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज अ न्यू क्वेश्चन। Which of the following is an anisotropic material? एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल इनमें से कौन सा है? एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा होता है बच्चों? जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, विच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट हर डायरेक्शन में डिफरेंट। एक तरह से एनआइसोट्रॉपिक का समझ लीजिए आप, रेसिप्रोकल आइसोट्रॉपिक का। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इन डिफरेंट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है ना, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। यहाँ क्या बोलेंगे? डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्लास, मरकरी, वुड या ऑल ऑप्शंस आर ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास वुड जो है वो एक ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है, और ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है? जिसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो इलास्टिक स्ट्रेंथ या इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। तो ऑर्थोट्रॉपिक जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक का ही पार्ट होता है ना। एनाइसोट्रॉपिक सब डायरेक्शन बोलता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलता है। तो इसलिए वुड इज द एग्जांपल ऑफ एनाइसोट्रॉपिक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर वुड तो आपने ऑर्थोट्रॉपिक एग्जाम बताया था, ऑर्थोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक का ही पार्ट है। ठीक है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग बच्चों किस चीज का प्रोसेस? तो आप सभी को पता है सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा चार्ज होता है उसे कंप्रेस करके प्रेशराइज करके हम सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। तो साफ पहला ऑप्शन में साफ साफ लिखा है फोर्सिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल और एयर। ठीक है, अगर हम डीजल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एयर, और अगर पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक अंडर प्रेशर। तो बिल्कुल यही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा आंसर है। The line traced by a single fluid particle as it moves over a period of time। ठीक है ना, अब देखो समय के साथ साथ जो है हमारा फ्लूइड पार्टिकल का मोशन हो रहा है, उसको ट्रेस करती हुई जो लाइन है वो लाइन हमारी क्या कहलाती है बच्चों? तो एक पार्टिकल है वो अभी यहाँ है, थोड़ी देर में 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 यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ऐसे उसको अलग अलग टाइम इंटरवल में उसकी पोजीशन हम लोग देखें तो दीज आर कॉल्ड पाथ लाइन, है ना, जानते हैं सब लोग। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। The range of voltage in arc welding is generally 20 to 40 volt, 40 to 90, 100 to 150, 150 to 230।
तो आर्क वेल्डिंग में जनरली जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा दैट इज 20 to 40 वोल्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है ना। फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में वर्क कर रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 कितना टेम्परेचर 300, तो दैट इज 573 केल्विन। और दूसरा क्या है 900, मतलब 1173 केल्विन। तो यहाँ पे सिंपल हम निकाल लें एफिशिएंसी कितनी आ रही है बच्चों, कहाँ गया हमारा, दैट इज 11। अब ये आपको बिना कैलकुलेटर के करना होगा, मेरी तरह नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता अब, लेकिन आपका बहुत कुछ हो सकता है ना। डिवाइड बाय 1173, ये आ रहा है बच्चों आपको 0.51150, तो दैट इज 51.5%। तो 51.15%, 51.15% डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। फॉर अ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग द पेरिफेरल स्पीड विल बी दी ऑर्डर ऑफ, जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है उसमें पेरिफेरल स्पीड जो है वो लगभग किस ऑर्डर की रहती है या रहनी चाहिए, तो दैट इज, याद रखिएगा इन सब में सबसे मैक्सिमम दैट इज 1800, सॉरी मैक्सिमम कह रहा हूँ 1800 मीटर पर मिनट, 1800 मीटर पर मिनट, क्योंकि 9000 भी दिया है ना यहाँ पे, मैक्सिमम नहीं है, 1800 मीटर पर मिनट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इम्पल्स टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड आपको पता है लो होती है, स्पेसिफिक स्पीड जो है वो लो होती है। अब इसमें लो अगर देखेंगे आप तो 200 से 300, 300 से हमारी जनरली 80 से कम कम होती है, तो यहाँ 80 से कम आपका एक ही है बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है फिर हमें इसी को आंसर टिक करना पड़ेगा, दैट इज 0 to 4.5। ठीक है ना, तो हमारा जो है दैट इज द लो स्पेसिफिक स्पीड, तो यही हम लोग का आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर ब्लैंक। एक हाइड्रोलिक प्रेस को हम यूज कर रहे हैं सर्कुलर ब्लैंक बनाने में 10 mm डाया का, तो जो डाया है वो ब्लैंक का डाया है हमारा 10 mm। ओके, डायमीटर फ्रॉम अ शीट ऑफ 2 mm थिकनेस, और जो शीट की थिकनेस है वो है 2 mm। ओके, इफ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, शीट मटेरियल का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आपको कह रहा है कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर ब्लैंक, इस ब्लैंक को बनाने के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो ऑब्वियसली बात है पंचिंग से हमने फोर्स ये ब्लैंक बनाया होगा, है ना, तो वो पंच फोर्स हमारा कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो बस बच्चों शेयर स्ट्रेस 400 दिया है, एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया क्या होगा इसका पाई डी, सरकमफेरेंस क्या है पाई डी इंटू टी, तो पाई डी इंटू टी, सिंपल। तो यहाँ पे देख लें हम 400 इंटू पाई इंटू डाया कितना है 10 इंटू 2, ठीक है, एमएम में ही रहने दें क्योंकि 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है 2 डी, दैट इज 8। ऑप्शन देखें हम लोग, कोई 8 में है क्या, 8 किलो न्यूटन 25 पॉइंट पर 8 क्यों आएगा, पाई भी तो है, 2248 और 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग होगा ना पाई। देखो जरूरी नहीं है बच्चों इसको आप पूरा सॉल्व करें, अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 2 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 इंटू समथिंग होगा तो 24 पॉइंट समथिंग मतलब 25 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 25 वाला, बस सीधा इसको आंसर टिक कर दे। देखो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर टिक आराम से हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है, तो बी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ गए ना, तो मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही बता दिया। इन अ हॉट ब्लास्ट क्यूपुला फर्नेस होती है, उसमें टेम्परेचर इज हाई, मेल्टिंग रेट इज हाई, कार्बन परसेंटेज इन कास्टिंग इज हाई और एयर सप्लाइड इज प्री हीटेड। तो याद रखिए बच्चों इसमें सबसे मोर करेक्ट क्या है कि जो एयर सप्लाई की जाती है वो प्री हीटेड होती है। और अभी अभी मैं समझा भी रहा था कंप्रेसर में कि हमारे कंप्रेसर में जो है वो एयर जो है वो प्रेशराइज्ड एयर भेजी जाती है क्यूपोला फर्नेस में, ठीक है ना, तो उसके लिए हम किस तरह का कंप्रेसर यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं पेड सेक्शन में ये पढ़ा ही रहा था, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह का कंप्रेसर यूज होता है। ऑप्शन देता हूं मैं वेन टाइप, आप देता हूं रूट ब्लोअर टाइप, और तीसरा देता हूं मैं स्क्रू टाइप। बताइए कौन सा कंप्रेसर यूज कर सकते हैं हम कुपोला फर्नेस में टू प्रेशराइज द एयर।
चलिए, द रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेम जोन्स। रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है वो ऑलवेज रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेम जोन। कितने फ्लेम जोन से हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो बच्चों आपको याद होगा कि हमारी जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है उसमें हमारे कितने जोन बनते हैं? देयर इज अ 3 जोन, क्योंकि इनर कोन जोन और आउटर फ्लेम तो होती है, बीच में एक और बनता है जो अलग से कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से ये बीच में एक तीसरी फ्लेम बनती है। तो दैट्स वाई 3 फ्लेम्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्लियर है? समझ गए बच्चों? तो 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों, एनपीसीएल करते हैं, इसरो करेंगे, सभी करेंगे, सारे ही जो है वो सेक्शन लिए जाएंगे, सभी तरह के पेपर। ये कोई अब ये समझ लीजिए प्रीवियस पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेगुलर प्रीवियस पेपर चलेगा, लेकिन चलता रहेगा प्रीवियस पेपर। अब मैं करवाता रहूँगा सॉल्व डेली का डेली, या जो भी हमारा अल्टरनेट डे भी, क्योंकि किसी किसी पेपर के सोल्यूशन में अगर मुझे टाइम लगेगा तो आई विल टेक टाइम एंड नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन हम लोग लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि पेपर जब सॉल्व करवाओ तो फिर बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आंसर सभी सही रहें। ठीक है ना? क्योंकि पेपर में हमें ये चीज़ देख के चलनी पड़ती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जस्ट चांस ले लेते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है, कोई नहीं। क्योंकि अगर पेपर में आया है तो वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसलिए सभी पेपर लिए जाएंगे यहाँ पे, किसी भी तरह का पेपर हो, बस प्रेफरेंस में वही रखूँगा जो पेपर सामने है पहले उसके प्रीवियस पेपर पहले करवा दूंगा। तो इसरो के, एनपीसीएल के ये सब पेपर जो हैं वो पहले सॉल्व करवा दूंगा। फॉर रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग of 1.5 mm thick steel sheets, the current required is of the order of। तो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में जिसमें 1.5 mm थिक स्टील शीट है तो कितना करंट रिक्वायर्ड होगा? तो 1.5 mm थिक स्टील, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। ठीक है ना? ये आपको सीधा आंसर बताना है यहाँ पे। तो ये लगभग हाई करंट रेटिंग ही होती है बच्चों हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा। तो याद रखिएगा 10,000 एम्पियर। What is the full form of SLA in rapid prototyping? अब याद रखिए बच्चों, ये बड़ा कंफ्यूजन कई बार रहता है, ये भूल जाते हैं लोग, क्योंकि भूल जाते हैं मतलब किसी ने सुना नहीं होता है। ठीक है ना? कि ये SLA जो है हमारा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें अंदाजे से टिक मारने की कोशिश करते हैं कि SLA मतलब सिलेक्टिव हो सकता है लेज़र, या सिलेक्टिव लैमिनेटेड हो सकता है। बट याद रखिएगा इट इज़ स्टीरियोलिथोग्राफी, इट इज़ स्टीरियोलिथोग्राफी। आई थिंक ये, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये 3D प्रिंटर में कुछ कंसेप्ट है इसका, 3D प्रिंटर में यूज़ होता है शायद, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। स्टीरियोलिथोग्राफी इज कॉल्ड SLA। चेक कर सकते हैं आप नेट में, व्हाट इज SLA, समथिंग रिलेटेड टू 3D प्रिंटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन टिन? इसमें से किस में टिन नहीं है बच्चों? तो ऑब्वियस ही बात है, साफ साफ चमक रहा है वाइट मेटल लेड वाला, जिसमें टिन नहीं है हमारा। तो इसमें वो कह रहा है डज नॉट कंटेन टिन। तो गन मेटल, फॉस्फोर, ब्रोंज, फ्यूजिबल प्लग मटेरियल, एंड दैट इज वाइट मेटल। तो दैट इज टिन, वाइट मेटल आपका कहलाएगा यहाँ पे आंसर। If 3 non-polar forces hold a rigid body in equilibrium, they must be। अगर 3 non-polar forces है मतलब इंटरसेक्टिंग फोर्सेज है, फिर कहीं से कहीं आ रहे हैं इंटरसेक्टिंग फोर्सेज और वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब वो कैसे फोर्स है? तो ऑब्वियसली बात है फिर वो एक ही पॉइंट पे होंगे। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे लग रहे होंगे, दैट इज कॉन्कुरेंट। तो दैट विल बी कॉन्कुरेंट। क्लियर है? तो हम उसको क्या बोलेंगे? दीज आर कॉन्कुरेंट। इन फिजिक्स फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, फ्लूइड किस तरह का सब्सटेंस है? इज एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल, essentially moves when the subjected to shearing stress, has a viscosity that always increases with temperature, has a viscosity that always decreases with temperature। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज आंसर को हम टिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीज विद टेम्परेचर बोलेंगे तो ये गैस के लिए हो जाएगा, और डिक्रीज विद टेम्परेचर बोलेंगे विस्कोसिटी तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? लिक्विड के लिए हो जाएगा। तो और दोनों ही जो है वो फ्लूइड है, तो यहाँ पे उसने फ्लूइड बोला है, तो इन दोनों में से कोई आंसर टिक नहीं होगा। अब दूसरा है हमारा सेम ऐसे ही इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो लिक्विड वाटर के लिए जनरली इनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं हम लोग, लेकिन गैस के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑलवेज मूव्स व्हेन सब्जेक्ट टू शियर है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों। इसलिए आप ये ना कहें कि सर ए और सी डी भी तो सही है, लेकिन लिक्विड और गैस का कंफ्यूजन है वहाँ पे। ठीक है? वो एक तरफा स्टेटमेंट है, लेकिन ऑलवेज मूव्स व्हेन सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ए पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है।
थ्रू द डिस्टेंस रिलेशनशिप आपको दिया है 2t³ माइनस t² माइनस 1, आपको एक्सलरेशन बोल रहा है। तो बच्चों एक्सलरेशन क्या होता है, अगर हम ds/dt करें तो दैट विल बिकम 60² माइनस 2t, ठीक है ना, 60² माइनस 2t, और इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो दैट विल बिकम, भाई सिंगल डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, डबल डिफरेंशिएट करें तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज योर एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन हमसे पूछा है उसने, तो दैट विल बी 12t माइनस 2। तो यहाँ पे t कितना बोल रहा है, वो t फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए निकालना है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम पुट करें यहाँ पे, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एक्सलेशन विल बिकम 12 इंटू 1 माइनस 2, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ शेपर हैज अ स्ट्रोक लेंथ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा बच्चों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो जनरली मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है सिवाय ईएस के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया है, क्योंकि अभी तक आपको स्ट्रोक लेंथ वगैरह पे बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको घुमा देगा, थोड़ा सा आपको टाइम खींच सकता है। तो इसको मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करेंगे तो आप सीधा आंसर पाएंगे इसका, ठीक है ना। तो इस पर क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो याद रखिएगा, देखो स्ट्रोक लेंथ आपको दिया है बच्चों, मान लीजिए कहीं पर 240 mm ये दिया है आपको, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक मतलब जो दाएं बाएं जा रहा है लेफ्ट राइट, आपका डबल स्ट्रोक का नंबर जो है वो नंबर आपको दिया है 40, ठीक है, पर मिनट में 40 नंबर ऑफ स्ट्रोक आपके लग रहे हैं, तो एक तरह से स्पीड हो गया 40 स्ट्रोक्स पर मिनट, है ना। द रेशियो ऑफ रिटर्न टू कटिंग टाइम, तो रिटर्न टू कटिंग टाइम का रेशियो, तो मतलब क्विक रिटर्न रेशियो जो है आपका रिटर्न टू कटिंग टाइम का वो 2:3 है, ये आपको, इसको हम जनरली m बोल लेते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो जो है वो हम m बोल लेते हैं, ठीक है ना। क्विक रिटर्न रेशियो 1/m भी लिखा जाता है जब 3/2, मतलब कटिंग टू रिटर्न लिखोगे तो 3/2 होगा, रिटर्न टू कटिंग है तो 2/3 है, तो देन इट्स कटिंग स्पीड इज, कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड निकालने का बच्चों सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कटिंग स्पीड आपको कहीं निकालनी है तो आप डायरेक्ट एक रिलेशनशिप यूज करिएगा, दैट इज एल, एल मतलब नंबर ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, और अगर आपको स्पीड भी दी है तो एन, मतलब स्ट्रोक नंबर ऑफ स्ट्रोक्स भी दिए तो एन एल, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स और लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स इतनी हो गई, और इनटू 1 प्लस क्विक रिटर्न रेशियो एम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। अब आपको स्पीड चाहिए, उसमें एमएम है नहीं है, तो एमएम है, एमएम में पुट करोगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना बस, तो आपको मीटर पर सेकंड में मिलेगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देना, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। बस याद रखिएगा, जो यहाँ पे आपका क्या क्या है पुट कर दीजिए सीधा, 40 इंटू 240, 1 प्लस रेशियो कितना है 2/3 अपॉन 1000, देखो आंसर सही आना चाहिए आपका। तो 0 से 0 ये कितना हो गया, 3 + 1 5/3, तो दैट इज 40 इंटू 240 इंटू 5/3 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे हम देखें तो 5 2 या 10 0 0, तो 200 से हमारा ये कट जाता है 100, और 1 2 0, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 4 12 48, तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास, दैट इज 48 डिवाइड बाय 3, दैट इज कितना हो जाएगा 15.9 mm पर मिनट। तो एम, अच्छा तो इसमें ज़रूरत नहीं है ना फिर हमें लेने की, ठीक है, mm पर मिनट में ही निकालना है ना, तो इसके बिना हमारा काम चल रहा है क्या, देखें एक बार। बिल्कुल बच्चों, एनसीएल का पेपर पुराना हो तभी तो करवाऊँ ना, किसी के पास है तो दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ। ये आ रहा है बच्चों 15.9, कोई ऑप्शन है क्या इसमें 15, हाँ पहला ही ऑप्शन है 15, तो ठीक है फिर यही है फिर सही आंसर, 15.9 mm पर मिनट ही है, क्लियर है, तो यही रखेंगे फिर सही आंसर, ठीक है। यूनिट का कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 240, और ये स्ट्रोक्स पर मिनट है ना, तो स्ट्रोक्स पर मिनट मतलब सिर्फ मिनट में आंसर, तो मिनट में तो ठीक है रहेगा 240, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक 1 + 2/3, क्योंकि फिर 1000 लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं बच्चों। हाँ लगभग वही आ रहा है 16 15.9।
कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आंसर तो यही है इसका, और तो इसमें कुछ है नहीं करने को। तो 15.9 mm पर मिनट ही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ अ हॉट वायर एन्यूमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो बच्चों आप सभी को पता है हॉट वायर एन्यूमीटर हमसे क्या करते हैं, एयर की वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग हैज लो हीट इफेक्टिव जोन, HZ आपको पता है बच्चों क्या होता है, किसी भी वेल्डिंग में जब हम वेल्ड बीड हमारा होता है तो उसके आसपास जो है वो एरिया बर्न आउट कर जाता है वेल्डिंग करने के दौरान, उसके आसपास का एरिया जो है वो हीट से अफेक्टेड हो जाता है, तो उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम हीट अफेक्टेड जोन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किस से हमें सबसे लो हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, शिल्डेड मेटल और सबमर्ज्ड आर्क में एक ही पता है आपको कि एक ही है जो डायरेक्ट फोकस करके बीम जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम, जिससे कि आसपास के एरिया में हीट अफेक्टेड जोन जो है वो क्रिएट नहीं होता है और बहुत मिनिमम होता है, तो दैट बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ नोमेनक्लेचर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर यहाँ पे हमें दिया है बच्चों, और आपसे पूछ रहा है बताइए बैक रेक एंगल क्या है। तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता है स्टार्ट ही बैक रेक एंगल से होता है। बैक रेक एंगल है ना, सभी को पता है बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, ये तो मैंने सबको मशीनिंग में बहुत अच्छे से बता रखा है। कटिंग एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस, ठीक है ना। जिसने भी मशीनिंग के लेक्चर्स करे होंगे बच्चों, ये टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में इतनी अच्छी डेप्थ से किसी के समझ में नहीं आया होगा आज तक, वो यहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकता है। तो दैट इज बैक रेक एंगल 0 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इफ द चेंज इन डेंसिटी अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर डेंसिटी का चेंज हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बात है आइसोथर्मल ही बोलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेटल प्लेट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस ऑफ 10 mm, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 200 वाट पर मीटर केल्विन। आपको बोल रहा है देन द थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों। तो मेटल प्लेट है बच्चों, प्लेट का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L/K बस। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू। तो L होती है आपकी वही थिकनेस, दैट इज 10 mm आपको दी हुई है, और वाटर मीटर है ना, तो दैट इज 10⁻³ कर दीजिएगा, और कंडक्टिविटी जो है आपकी 200 है, और ये जो है आपकी एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो जो आ रहा है उसको सॉल्व करके आप निकाल लें। RTH कितना आ रहा है, तो थर्मल रेजिस्टेंस आपका क्या है। जनरली बच्चों आपको आपको अमेरिकन सिस्टम ही पूछेगा वो, तो उसी के हिसाब से आंसर करें। ऑर्थोगोनल में हमेशा ऑर्थोगोनल लिखा हुआ आएगा, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में हमेशा ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम लिखा हुआ आता है, तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस में है क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो लास्ट वाली, चलो खैर ज़्यादा जो उसी से क्लियर है, वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है, ये लगभग 2 × 2 × 2.5 × 10⁻⁵, तो दैट विल बी दी, क्या हो जाएगा हमारा 2.5 × 10⁻⁵ आ रहा है ना, क्या केल्विन पर वॉट, तो दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर। डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा। बट 10⁻⁵ हो जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, 10⁻⁵, 2 5 और 2.5, तो दैट इज 2.5 10⁻³ ठीक 5। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच, इसका प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पाई, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पाई। एक 1/m और एक पाई m होता है, दैट इज कॉल्ड पाई। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। A heat engine receives heat at the rate of 1500 kilojoule per minute. Okay. The power output is 8.2, पावर आउटपुट है हमारी 8.2 किलोवाट, मतलब किलोवाट मतलब क्या हो जाता है, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड। आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो साफ है पावर अपॉन हीट इनपुट, तो पावर आपकी दी है आपको 8.2 किलो जूल पर सेकेंड है। तो याद रखिएगा हीट जो होगी वो आपकी 1500 है, लेकिन किलो जूल पर मिनट है, तो उसको सेकेंड में चेंज कर लें, 60 से डिवाइड कर दें। तो इसको सॉल्व कर लें बच्चों। देन उसके बाद 8.2 × 60 डिवाइड बाय 1500, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 एंड देन 2 25, देन 82 डिवाइड बाय 250। सॉल्व कर लें कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 32.8।
तो 32.8% आ रहा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ मैं, वैसे 0.328 आ रहा है, तो दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, इन द रॉकवेल टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑन बी स्केल अ स्टील बॉल इज यूज, अ डायमंड कोन इज यूज, स्टील हैमर इज यूज, प्लास्टिक हैमर इज यूज। तो देखिए पहले तो हैमर तो कट ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हैमर तो यहाँ पे आंसर इसके है ही नहीं। अब बात आती है स्टील बॉल और डायमंड कोन की, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है जिसको हम लोग दूर कर लेते हैं। तो आपको पता है बच्चों हार्डनेस टेस्ट हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट भी है और कई सारे और भी हार्डनेस टेस्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर सब बता देता हूँ। इसके अलावा हम लोग ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट भी यूज़ करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, हम वीकर्स हार्डनेस टेस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और एक नूप हार्डनेस टेस्ट भी होता है, नूप हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ सभी बता रहा हूँ आपको, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, वीकर्स हार्डनेस टेस्ट एंड नूप हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में बच्चों याद रखिएगा, मैं इधर से बताता हूँ आपको, चलो नूप हार्डनेस टेस्ट आपका है, नूप हार्डनेस टेस्ट में आप याद रखिएगा दैट यू हैव अ, जो हमारा इंडेंट करने के लिए, क्योंकि हमने हार्डनेस टेस्ट करने तो हम इंडेंटेशन करते हैं, तो इंडेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड डायमंड पिरामिड, सॉरी डायमंड ना कहें, पिरामिड शेप्ड, एक्सटेंडेड पिरामिड शेप, शेप होती है एक्सटेंडेड पिरामिड शेप होती है, और मटेरियल होता है डायमंड का, ठीक है, जिसका क्रॉस एंगल लगभग रहता है 172 डिग्री से 130 डिग्री का। जब हम बात करते हैं विकर्स हार्डनेस टेस्ट की, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सटेंडेड है और ये नॉर्मल पिरामिड शेप्ड है, यहाँ पे हम यूज करते हैं पिरामिड शेप, ठीक है, उसमें भी हम डायमंड का यूज करते हैं, और जो एंगल होता है हमारा वो 136 डिग्री का होता है, ठीक है। जब हम ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो सभी को पता है स्फेरिकल स्टील बॉल होती है, स्फेरिकल स्टील बॉल का हम लोग यूज़ करते हैं। और जब रॉकवेल की बात करते हैं तो बच्चों रॉकवेल में डायमंड जनरली याद रहता है हम लोग को, लेकिन दोनों स्केल याद रखेगा, एक होता है सी स्केल, एक होता है बी स्केल, ठीक है। तो सी स्केल और बी स्केल के लिए, दोनों के लिए याद रखिए, जब हम सी स्केल की बात करेंगे तो वी यूज़ स्फेरिकल डायमंड टिप, ठीक है, कुछ इस तरह की स्फेरिकल डायमंड टिप यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन जब हम बी स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है हमारा दैट इज स्फेरिकल स्टील बॉल ही, स्फेरिकल स्टील बॉल ही, जिसका साइज 1/16 के आसपास रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है बी स्केल के लिए, ठीक है। तो जनरली हम डायमंड कोन की बात करते हैं, लेकिन डायमंड कोन आपको तब याद रखना है जब सी स्केल के लिए बोलेगा, ठीक है। तो सी स्केल के लिए डायमंड कोन यूज कर सकते हैं आप, और वो डायमंड कोन में कभी कभी आपको कोन एंगल भी पूछ लेता है, तो ये रखिएगा डायमंड कोन में कोन एंगल रहता है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो ये है सी स्केल, लेकिन बी स्केल पूछ रहा है तो स्फेरिकल स्टील बॉल ही आंसर रहेगा, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो ए ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिंग मेथड यूजेस बुलियन ऑपरेशन। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, पर ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है कि आपको सब कुछ जानना जरूरी है कि बुलियन ऑपरेशन के लिए किस तरह के मॉडलिंग मेथड में बुलियन ऑपरेशन का यूज होता है, ठीक है। तो आंसर के हिसाब से मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इस पर, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री जो होती है उसमें हमारा बुलियन ऑपरेशन यूज होता है। इन द रिलेशन ऑफ अ काइनेमेटिक चेन, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों सबको पता है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से बड़ी आती है किसमें, एल इज इक्वल टू 2p-4 वाले रिलेशनशिप के हिसाब से कह सकते हो, इसमें एल नंबर ऑफ लिंक होते हैं, पी नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आता है तो दैट इज योर लॉक्ड चेन, वो हमारी लॉक्ड चेन कहलाती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटा आता है तो हमारी अनकंस्ट्रेंड चेन कहलाती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो वो हमारी कंस्ट्रेंड चेन या मशीन कहलाती है। तो बस अब आप यहाँ से समझ सकते हैं आराम से रिलेशनशिप। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेलाइट, स्टेलाइट्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होता है, कोबाल्ट, वेनेडियम, निकिल, निकिल कॉपर स्टेलाइट, यस मैंने लिखा है तो था, जिंक, लेटिन, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। तो बच्चों यहाँ मेरे ख्याल से यही था, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, क्या ना। तो ये तो जहाँ तक मुझे भी ध्यान है स्टेलाइट मैंने लिखाया था कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ पे, इन अ फिक्स्ड बीम हैविंग अ यूडीएल ओवर द होल स्पैन। एक हमारी फिक्स्ड बीम है, तो ये फिक्स्ड बीम कुछ इस तरह से होती है, दोनों तरफ से फिक्स्ड, ठीक है। और उसमें क्या है, यूडीएल है पूरे स्पैन में, ठीक है। पूरे स्पैन में हम लोग यूडीएल ले लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का मान लीजिए यूडीएल है, और स्पैन की जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पूछ रहा है द मोमेंट्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। मोमेंट्स किस फॉर्मूले से निकाला जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग वैसे ही बनाते हैं जैसे फिक्स बीम में हम लोग करते हैं, जनरली हमारे मैकेनिकल कोर्स में नहीं रहता है, लेकिन फ्री एक फ्री डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री डायग्राम कुछ इस तरह आता है जो हम जानते हैं ऑलरेडी। इस तरह का एक सेमी सर्कुलर टाइप आएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। जिसमें सबको पता है ये वैल्यू कितनी रहती है, दैट इज WL²/8 रहती है, ठीक है। और एक डायग्राम हमारा आएगा बिल्कुल ऐसा, जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, कुछ इस तरह का मोमेंट है दोनों तरफ ऐसे, जिसमें ये वैल्यू जो है वो रहती है WL²/12, ठीक है। अब ऐसे में इन दोनों को कंबाइंड करके जो डायग्राम बनता है बच्चों, तो मेन BMD जो इस केस में बनता है वो कैसा बनेगा फिर, अगर मैं इन दोनों डायग्राम को कंबाइंड करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ से यूं और इस तरह से यूं, ठीक है। दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा ये, यहाँ से यूं और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह सिमेट्रिक होगा। तो अब ये वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, तो याद रखिएगा दैट वैल्यू विल बिकम, थोड़ा सा और सॉफ्ट आएगा है, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा हाइट आ रहा है, कुछ ऐसा समझ लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रहती है बच्चों, दैट विल WL², बस इसको 8, ये WL²/8 से WL²/24 घटा दीजिए आप, तो WL²/8 से WL²/12 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा WL²/24, 24, ठीक है। तो ये वैल्यू WL²/24 रहती है, और ये WL²/12 ही रहती है इधर की वैल्यू। तो अब यहाँ पे खुद ही समझिए आप कि इनमें से कोई फॉर्मूला दिया है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला सही से नहीं दिया है बच्चों। ना यहाँ पे WL²/12 सही दिया है, 8 है, WL²/8 है, WL²/12 है, तो कोई भी सही फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे मेन है कि फॉर्मूला सही कौन सा होगा, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन जो होती है वो याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला तो वो होगा जो एक्स सेक्शन में लिया जाएगा। अब एक्स सेक्शन में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूला होता है W/12 6LX माइनस L² माइनस 6x², ये होता है फॉर्मूला बच्चों एक्चुअल, 6LX माइनस L² माइनस 6x²। तो अब इसमें देखो, अब आप पुट करके देख लो, x=L/2 अगर मैं रखता हूँ, तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। सेंटर पे कितना आता है भाई, L/2 लूंगा तो ये आएगा आपका WL²/24, आप कैलकुलेट करके देख लें। और अगर मैं x=0 लेता हूँ, तो सपोर्ट पे ये आता है WL²/12, आप कैलकुलेट करके देख लें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना, WL²/12, ठीक है ना। एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नीचे की साइड आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये है एक्चुअल फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला तो ये है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो किस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो फिर अगर आपको थोड़ा बहुत आंसर कोई ना कोई करना है, तो तब आप WL²/12 कह सकते हैं या कुछ। वैसे इसके हिसाब से कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई मैक्सिमम की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी किसी को कुछ लगता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट कनेक्टेड बाय ओल्डम्स कपलिंग इज 20 mm, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट कनेक्टेड बाय ओल्डम्स कपलिंग इज 20 mm, ड्राइविंग शाफ्ट रिवॉल्व एट 200 RPM, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा बच्चों, तो सिंपल है, यहाँ पे ओमेगा आपका 2π/60 से निकाल लो, ठीक है ना भाई। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, V=ω/r एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। बात तो वही है, ओमेगा भी आपको 2πn/60 से निकाल सकते हैं हम लोग, और ये भी हमें पता ही है लगभग कितना है। तो इसको V=ω/r से निकाल के देखते हैं। स्लाइडिंग वेलोसिटी इसमें और तो कुछ नहीं हो सकती, ओल्डम्स कपलिंग में भी, तो दैट इज योर ओमेगा 2πn/60 इंटू r, दैट इज V=2π/260 इंटू ओल्डम्स कपलिंग इज 20 mm, दैट्स बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट्स आपको दिया 20 mm, तो दैट इज
आर एक तरह से वो डिस्टेंस ही कहलाएगा ना, आर जो है यहाँ पे वो डिस्टेंस ही कहलाएगा, जो भी डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। तो ये हमारा 20 मतलब 0.02 mm 02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 0 से 0 गया, 100 से पूरा पूरा 100 गया, ये 0 ऐसे रहने दो। और 2 2 जो 4 2 जो 8, 8/6, 6 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4/3, 4 3 लगभग 12, 3 3 लगभग 1, तो 0.4 समथिंग का चार्ज आना चाहिए इसका। देखो सब मैं बिना उसके कैलकुलेशन वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, अंदाजन कैलकुलेशन से। तो ये लगभग आ जाएगा 0.41 समथिंग ना, तो ये 419 मीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका सही आंसर। बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, अ बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स विद अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू इन द मिडल। एक बी फिक्स्ड बीम है जो यहाँ से भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, और डब्ल्यू सेंटर पे लोड लग रहा है डब्ल्यू। अब वो पूछ रहा है इन द मिडल विल हैव जीरो बेंडिंग मोमेंट एट, बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ कहाँ होगा। तो बच्चों इसका भी अगर हम देखें तो ये भी दो तरह के डायग्राम में बनता है, एक होता है इसका फ्री डायग्राम, एक फिक्स डायग्राम। तो फ्री डायग्राम देखें तो कुछ किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा एक डायग्राम इसका, ठीक है। दूसरा डायग्राम जो है इसका वो आ जाता है फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो कुछ इस तरह से होता है। तो अब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है इस केस में, वो कुछ किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, कि यहाँ से जो है कुछ ऐसे, और यहाँ से कुछ ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से हैं, स्ट्रेट लाइन से हैं कुछ इस तरह से, जहाँ पे ये वैल्यू जो है वो WL/8 होती है, ठीक है ना, दोनों तरफ से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी WL/8 ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती है। और बिल्कुल ये आपका जो है वो सिमेट्रिक होगा पूरा पूरा डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस केस में आप जानते ही हैं, इस केस में आपको जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, WL³/192 EI। तो इन केसेस के बच्चों एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट आपको ये रिजल्ट ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या क्या रिजल्ट है, ठीक है ना। तो बस मेन मेन रिजल्ट ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होगा, जीरो मतलब आपको एक तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो ठीक है। तो जीरो होगा लगभग एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें पूरे उसमें पूछ रहा है बीम में, तो हम दो प्लेस पे ही बोलेंगे कि टू प्लेसेस पे जो है बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच माउथ पीस इज हैविंग द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किस तरह के माउथ पीस का होता है बच्चों। तो याद रखिएगा इस तरह के माउथ पीस का, माउथ पीस आपको पता है एक सर्कुलर पाइप होता है, लेकिन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अगर पाइप है तो उसका माउथ जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स बच्चों कितने होते हैं, तो यू ऑल नो दैट दैट इज 2 विल बी द नंबर ऑफ एवरेज एटम्स इन बीसीसी, और एफसीसी में 4, ठीक है। इन विच प्रोसेस द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज बाय फोर्सिंग इनटू अ कन्फाइंड डाया, ठीक है ना। किसी के डाया को, ट्यूब के डाया को बड़ा और छोटा किया जाता है बाय फोर्सिंग इन डाया में डाल के, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। तो ये है एक तरह से फोर्जिंग टाइप की प्रोसेस होती है, और दैट इज कॉल्ड स्वैगिंग, है ना। फोर्जिंग की प्रोसेस है जिसको हम स्वैगिंग कहते हैं, ठीक है। और स्वैगिंग भी रिलेटेड टू आता है बच्चों, तो याद रखिएगा फोर्जिंग रिलेटेड होता है स्वैगिंग भी ऑपरेशन। अ वाउंड वॉच स्प्रिंग पजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो वाउंड वॉच हुई आपकी, उसकी स्प्रिंग जो है वो, उसकी स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो किस तरह की एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे हमें दिया है दैट इज मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, या बोथ काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी। तो याद रखिए बच्चों दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पोटेंशियल। मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स के थ्रू वो फोर्स स्टोर हुआ है उसके अंदर, दैट इज योर मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से जो प्रोसेस है वो मतलब कौन सी प्रोसेस दूसरों से अलग है। इनमें से देखें, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो साफ है बच्चों, ये चारों, ये तीनों जो है वो हमारी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, केस हार्डनिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिफरेंट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अ रिजिड बॉडी हैज, एक रिजिड बॉडी के कितने डिग्री फ्रीडम होते हैं बच्चों, 6, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, कई लोग इसको 3 आंसर टिक करते हैं 2D के लिए, लेकिन वो 2D नहीं, रिजिड पूरी बॉडी बोला उसने, पूरी बॉडी मतलब 3D के लिए पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड लोड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का रेशियो क्या होता है? तो यू ऑल नो दैट इज 2p/a एंड दैट इज p/a, तो दैट विल बी 2:1। सडनली और ग्रेजुअली पूछ रहा है ना, तो सडनली अपॉन ग्रेजुअली होगा तो 2:1 ही रेशियो कहलाएगा, दैट इज बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसका पीडीएफ बच्चों भी सेशन के एंड में मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ठीक है, एंड हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 0.28, उसकी विस्कोसिटी जो है वो 0.28 स्टोक्स है। तो स्टोक्स दिया है तो मतलब म्यू दिया है आपको, न्यू दिया है, ठीक है। एट 30 डिग्री व्हाट विल बी द विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी म्यू आपको निकालना है, तो दैट इज आपको पता है म्यू बाय रो हमारा होता है, म्यू हमारा क्या होगा, दैट इज न्यू इंटू रो। तो सिंपल आपको डेंसिटी पता है 0.9 है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज म्यू है 0.2, तो 0.28 स्टोक्स को चेंज करो आप लोग मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो दैट विल बी 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई इनटू रो आपका दैट इज 900। तो इसको सॉल्व कर लें बच्चों, कितना आ रहा है ये लगभग 0.28 इंटू 900, 0.0252, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 0.0252, तो दैट विल बी सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा लीस्ट काउंट ऑफ ये आया मेजरमेंट का क्वेश्चन, मैट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन। तो वर्नियर कैलिपर के 25 डिवीजन है हमारे वर्नियर के ऑन द वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल हमें दिया है 25 डिवीजन, ओके, और मैचिंग विद 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की डिवीजन दी है हमें 24, ठीक है ना। और हमें पूछ रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन जो है आपका वो इक्वल टू है 0.5 mm के बराबर। तो आपको पूछ रहा है लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट बच्चों सभी को पता है क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन यही तो होता है। तो दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.5 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 25, ठीक है, तो दैट विल बी कितना आ जाएगा ये 0.002 आएगा, 02 आएगा ना, हाँ 0.02 mm, या तो क्या सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीलर गेजेस जनरली कंप्राइज ऑफ गेजिंग ब्लेड्स अवेलेबल इन ओवरऑल लेंथ ऑफ, तो फीलर गेज जो है जनरली कंप्राइज ऑफ गेजिंग ब्लेड्स अवेलेबल इन ओवरऑल लेंथ ऑफ, तो कितनी लेंथ में लगभग अवेलेबल रहता है, तो ये बच्चों याद है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अबाउट 100 mm, ठीक है। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, आर्क वेल्डिंग में आईज जो है वो किससे हमें प्रोटेक्ट करनी होती है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि बहुत कई जगह आंसर इंटेंस ग्लेयर भी दिया है कि जो चमक आती है उससे आँख को बचाना होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोवेव, हाई फ्रिक्वेंसी वेव और एक्सरे एंड गामा रे भी आपको दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आंसर जो है माइक्रोवेव से तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों आंसर नहीं है। अब बस कंफ्यूजन होता है किसी जगह पे इंटेंस ग्लेयर है, किसी जगह पे एक्सरे एंड गामा रे है, और दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं सही है। भाई घर वाले तो हमेशा से यही बोलते आए कि भैया उस चमक से दूर रहने तो आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम सबको आंसर यही रहता है, और कई जगह दिया भी है इंटेंस ग्लेयर की जो इंटेंसिटी है वो चमक की वो बहुत ज़्यादा होती है, उससे आइज को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन कई जगह आंसर की में बच्चों एक्सरे एंड गामा रे है। जब जैसे मैं आपको आंसर की के हिसाब से बता दूं कि एनपीसीआई ने अपने आंसर की में एक्सरे और गामा रे ही दिया है सही आंसर, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जगह पे ये आंसर दिया रहता है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं डी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, जैसे अभी बच्चे ग्रुप में लगे हुए थे कि सरफेस टेंशन या कोहेशन के ऊपर आंसर, वो हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है, तो उसमें बच्चों आपके पास चॉइस है। मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि भैया मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है आंसर भले ही कोहेशन क्यों ना हो, कि मरकरी डज नॉट वेट दी ग्लास, ये क्वेश्चन भी एक जंगी बना हुआ है, ठीक है ना, जिसने बना छोड़ दिया उसने तो बढ़िया छोड़ दिया बना के, लेकिन आंसर कोहेशन रहे कुछ रहे, लेकिन ज़्यादातर पेपर में सरफेस टेंशन रहता है, ठीक है। बोर्ड ने जब भी ये क्वेश्चन दिया है कहीं पर वो सरफेस टेंशन दिया है, तो इसलिए सरफेस टेंशन को मैं कहूँगा कि आंसर टिक करें।
ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन बचा क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर मीन डाया। 20 सेंटीमीटर मीन डाया है हेलिकल स्प्रिंग का, 25 नंबर ऑफ कॉइल्स आपको दी है और 2 सेंटीमीटर डाया ऑफ द रॉड है, डायमीटर रॉड 2 सेंटीमीटर है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है 10 की पावर 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्टिफनेस निकालनी है स्प्रिंग की, स्प्रिंग की स्टिफनेस फॉर द स्प्रिंग आपको निकालनी है। तो बच्चों स्टिफनेस का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, दैट इज जी डी की पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब एन। बस सिंपल लगाइए, ठीक है ना भाई। स्टिफनेस आपका डिफ्लेक्शन का अपोजिट हो जाता है एक तरह से, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद है 8 डी क्यूब अपॉन जी डी क्यू आर 4, तो उसी का उल्टा कर दिया हमने बस। तो 10 की पावर 7 इंटू डाया 4 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 की पावर 4, ठीक है सेंटीमीटर में रहने दो क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में है जी ना, उसी के हिसाब से 8 इंटू डी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 का होल क्यूब इंटू एन कितना है आपका दैट इज 25। बस सबको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना कितना आ रहा है ये सॉल्व कर लीजिए। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट बच्चों ये तो एमटेक में पढ़ते हैं बच्चे या इंडस्ट्रियल में पढ़ते हैं, ये पीडी इसको बोलते हैं, पीडीपी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पीडीडी एक्चुअली में इंडस्ट्री में, कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको डिजाइन और डेवलप करने पहले किया जाता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी नया प्रोडक्ट बनने के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है पीडीडी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो इस चीज उसकी सारी थ्योरीज होती हैं इसमें कि किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करा कैसे किया जाता है, उसको डेवलप करने से पहले, मैन्युफैक्चर करने से पहले, तो वो सब थ्योरी इसमें आती हैं। तो ये आपको इंटरनेट में इसका कंटेंट मिल जाएगा, ये आपको नॉर्मली बीटेक बीटेक के बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आ रहा है बताओ मुझे, सॉल्व करके कितना आ रहा है 100, ठीक है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो दैट इज 100, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये रहे बच्चों टोटल एनपीसीआईएल के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो आपने देखा यहाँ पे मतलब मुश्किल से 8 to 10 न्यूमेरिकल्स थे जो कि बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल्स थे। बाकी हमारे 110 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, जिसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग हमारे मेजरमेंट मेट्रोलॉजी से थे और 2-3 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, जैसे कि आपसे एकदम से कुछ अलग से ही पूछ लिया, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो आप खुद ही लगाइए, इन क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि 2-3 क्वेश्चन हमें कुछ अजीब से ही पूछ लिए तो आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 90% क्वेश्चन जो है वो बेसिक था हमारा, जिसको हम इजीली आंसर कर सकते थे। तो कोई समस्या नहीं है बच्चों, स्टिक टू दी बेसिक। आप इसके चक्कर में इसको ना खराब करें, ये आपका शॉर्ट होना चाहिए, तो सिलेक्शन आपका एटलीस्ट कंफर्म रहेगा, ठीक है। हाँ अब धीरज का डाउट लेते हैं हम। क्या था डाउट? ऑन वेपर पावर साइकिल कंडेंसर रिजेक्ट्स विच टाइप ऑफ हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो बच्चों कंडेंसर जो है वो आपका मेनली लेटेंट हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखें अब किसी भी प्रोसेस में अगर मैं कंडेंसर बोल रहा हूं तो कंडेंसर क्या है, वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन कर रहा है, और वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन के दौरान क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो फेस चेंज करता है, और उस फेस चेंज के दौरान कंडेंसर का टेम्परेचर नहीं बदलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो भी हीट रिजेक्ट होगी वो क्या होगी, वो लेटेंट हीट होगी, ठीक है ना, समझे, लेटेंट हीट होगी, ठीक है। उसके अलावा इसीलिए हम कंडेंसर वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे टेम्परेचर भी रिड्यूस करना होता तो हम कंडेंसर वर्ड ना यूज करके हम हीट एक्सचेंजर बोलते, कोई जो टेम्परेचर को भी डाउन कर रहा है। तो कहीं ये हीट एक्सचेंजर कहीं पर लगा है तो वो हमारी जो है सेंसिबल हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन कंडेंसर ऑलवेज लेटेंट हीट को वो आपका रिजेक्ट करता है, ठीक है। आई थिंक धीरज आपका डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया धीरज, थोड़ा सा मुझे कंफर्म करें। क्लियर है बच्चों? तो चलूं मैं, आई थिंक सबके डाउट जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ, ठीक है। तो अब आप मुझे ये भी बताइएगा, एक तो कमेंट पे अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा
कि आप मिक्स पेपर चाहते हैं, या जैसे एनपीसीएल चल रहा है तो एनपीसीएल के सारे पेपर निपटाते रहें, ऐसे में शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो एक ही पेपर पे रहेगा। लेकिन 2-3 पेपर को इकट्ठा लेके चलते हैं, जैसे एनपीसीएल है तो अगला पेपर को इसरो का उठा लिया, फिर ऐसा फिर आगे कभी एनपीसीएल का दूसरा उठा लिया, क्योंकि एनपीसीएल के भी काफ़ी सारे पेपर हैं, ठीक है ना। तो इसको मिक्स करके चलेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए, हाँ, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताया। तो बच्चों पीडीएफ के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू गो टू दी ब्राउज़र, आपको ब्राउज़र पे जाना है या ऐप पे जाना है। ऐप या पोर्टल में जाएंगे आप, और ऐप या पोर्टल में आप ऐसा अगर साइट वेब पोर्टल में जाते हैं makeiteasyhub.com में, तो आपको यहाँ पे जो है फ्री क्लासेस में ही सॉल्व प्रीवियस पेपर खोलोगे, तो जैसे वीडियोस लिखा आ रहा है अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे आप देखोगे तो स्टडी मटेरियल, सुबह देख लेना, यहाँ पे स्टडी मटेरियल लिखा आएगा, ठीक है ना। जैसे किसी और कोर्स में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ स्टडी मटेरियल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ऐसे ही आप देखोगे तो इस फ्री क्लास में सॉल्व प्रीवियस पेपर में जाओगे तो स्टडी मटेरियल लिखा है, स्टडी मटेरियल में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इस पेपर की जो भी पेपर यहाँ डाला होगा इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दूसरी पीडीएफ और कहाँ डलेगी, या तो यहाँ से आप निकाल लें पीडीएफ, या फिर सेम पीडीएफ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेन पेज में प्रीवियस पेपर, मेन पेज में डायरेक्ट प्रीवियस पेपर पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रीवियस पेपर, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ राजस्थान जेईई एग्जाम की पीडीएफ पड़ी है, ऐसे में यहाँ पे भी सारी पीडीएफ अपलोड करता रहूँगा, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप पीडीएफ जो है वो अपनी डाउनलोड कर लेंगे विद आंसर की, ठीक है, विद आंसर की होगी वो पीडीएफ, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों मटेरियल जो है आपका वो that you will get your material. Thank you very much, but please the one request I always have with you कि share the video and share the channel as much as possible। देखो आपका काम सिर्फ इतना है बच्चों, 5 मिनट शिद्दत से वो शेयर कर देना है कहीं पर भी जहां भी आपको लगता है कि इनको, ये मत सोचो कि किसी के काम का होगा या देखा जाएगा नहीं देखेगा, वो इसको सोचे मत, ये सोचोगे तो कभी शेयर करोगे ही नहीं आप, ठीक है। आप अपना लाइक शेयर, मतलब लाइक शेयर एक तरह से समझ लो एक्सप्रेशन है, और हमारा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो जैसा भी आपको एक्सप्रेस करने का मन करता है उतना एक्सप्रेस आप करें, उसमें बिल्कुल भी ना झिझकें। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल किसी और सेशन के साथ। कल तो हमारा लिमिट फिट्स का सेशन भी है, तो देखते हैं, अभी मैंने कंटेंट तैयार नहीं किया है कितना प्रिसाइज बताना है, तो जैसे ही कंटेंट तैयार होता है उस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।